ये कहानी है रामगढ़ गांव में रहने वाले एक गरीब किसान धनी राम की। धनी राम के पास सिर्फ 2 एकड़ सूखी जमीन थी। घर में उसकी पत्नी पार्वती, 14 साल का बड़ा बेटा चंदन और 11 साल की छोटी बेटी लाली थी। उस साल गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। नहर सूखी थी और बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। गांव के अमीर जमींदार कर्ज चुकाने के लिए धनी राम की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। रात के वक्त चारों झोपड़ी के बाहर एक चटाई पर बैठे थे। थाली में सिर्फ उबले हुए चने और प्याज थे। पार्वती जमींदार आज फिर आया था। कह रहा था कि अगर इस महीने कुएं के पानी का लगान नहीं चुकाया तो वह हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। समझ नहीं आता इस सूखी मिट्टी में क्या होगा। आप हिम्मत क्यों हारते हैं? जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, जमीन हमारे पास ही रहेगी। जरा इन दोनों को देखिए, पेट खाली है पर बातें आसमान की कर रहे हैं। बाबूजी, मैंने आज स्कूल में पढ़ा कि रेगिस्तान में भी कुछ पौधे उगाते हैं। हमारी जमीन रेगिस्तान से बुरी थोड़ी ही है। तू वहाँ कैक्टस नागफनी उगा दे, फिर हम सब कांटे खाकर पेट भरेंगे। चंदन लाली ठीक कह रही है। हमें इस कम पानी में कुछ ऐसा उगाना होगा जिससे कम नमी की जरूरत हो और जो जल्दी बिके। पर बीज खरीदने के पैसे कहाँ हैं? अगले दिन चंदन शहर बाजार से लौट रहा था। उसने देखा कि जूस वाले की दुकान के पीछे तरबूज के ढेर सारे छिलके और उनके काले बीज कचरे में फेंके जा रहे थे। उसके दिमाग में एक विचार आया। वह घर भागा। बाबूजी, माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया। पार्वती और धनीराम झोपड़ी से बाहर आए। चंदन ने अपनी फटी हुई थैली से मुट्ठी भर काले बीज दिखाए। ये क्या है? ये क्या चंदन, काले कीड़े हैं क्या? नहीं माँ, ये तरबूज के बीज है। शहर में लोग तरबूज खाकर बीज फेंक देते हैं। मैंने जूस वाले भैया से बात की और उनके सारे कचरे से ये बीज बीन लिए। तरबूज को बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पानी नहीं, बल्कि तेज धूप और रेतीली मिट्टी चाहिए होती है, जो हमारी जमीन पर है। बेटा, बात तो तेरी सही है। तरबूज की बेलें जमीन पर फैलती हैं और इन्हें गहरी सिंचाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन जमींदार हमें कुएं से पानी तो लेने नहीं देगा। बाबूजी, हम कुएं का पानी लेंगे ही नहीं। हमारे घर के पीछे जो नहाने और बर्तन धोने का पानी नाली में बह जाता है, हम उसे एक गड्ढे में इकट्ठा करेंगे। मैंने स्कूल में सीखा है, ग्रे वाटर फिल्टर। हम उस मटमैले पानी को रेत और कोयले से साफ करके पौधों में डालेंगे। मेरी झांसी की रानी इतनी छोटी सी है पर अकल बड़ों जैसी है। तो फिर ठीक है, कल सुबह से हम चारों जमीन पर उतरे। अगले दिन से पूरे परिवार ने अपनी सूखी जमीन को खोदना शुरू किया। उन्होंने चंदन के लाए बीजों को बोया और लाली के बनाए देसी फिल्टर के पानी से सींचना शुरू किया। 2 हफ्ते बाद हरी हरी बेलें मिट्टी से बाहर झांकने लगी। तभी वहां से जमींदार भैरव सिंह अपने गुंडों के साथ गुजरा, ठाका मारते हुए। अरे ओ धनीराम, ये क्या घास फूस उगा रहा है? इस सूखी जमीन पर कभी कुछ नहीं होगा। इस महीने के आखिर तक मेरा कर्ज चुका देना, नहीं तो इस जमीन पर मेरे घोड़ों का अस्तबल बनेगा। धनीराम शांत रहकर, जमींदार साहब, मेहनत की मिट्टी कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती। महीने का अंत आने दीजिए, आपको आपका कर्ज मिल जाएगा। चल देखते हैं तेरी इस घास में कितनी ताकत है। हंसते हुए चला जाता है। बाबूजी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा थूक दे बेटा, हमारी ताकत हमारे हाथों में है, बहस में नहीं। चलो बेलों को थोड़ा और सहारा देते हैं। 3 महीने बीत गए। परिवार की दिन रात की बातचीत, मेहनत और सूझबूझ जमलाई। धनीराम के 2 एकड़ के खेत में अब हरी घास नहीं, बल्कि सैकड़ों बड़े बड़े गहरे हरे रंग के रसीले तरबूज चमक रहे थे। पूरे गांव में किसी के पास कोई फसल नहीं थी, सिर्फ धनीराम का खेत हरा भरा था। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी। चिंतित होकर, फसल तो अच्छी हुई है पार्वती, लेकिन शहर की मंडी यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम टेम्पो या बैलगाड़ी किराए पर लेंगे तो पूरा मुनाफा भाड़े में चला जाएगा और गांव में कोई तरबूज खरीदेगा नहीं, क्योंकि सबके पास पैसों की तंगी है। बाबूजी, अगर शहर के लोग हमारे पास नहीं आ सकते और हम वहाँ नहीं जा सकते, तो क्यों हम हाईवे पर चलें? हमारे गांव के पास से जो बड़ा हाईवे गुजरता है, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं। हाँ बाबूजी, लाली सही कह रही है। हाईवे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। हम सब मिलकर सिर पर तरबूज उठाकर वहाँ ले जा सकते हैं। वहाँ शहर के अमीर लोग सफर करते हैं, उन्हें धूप में ठंडे तरबूज बहुत पसंद आए। और सुनो, हम तरबूज साबुत बेचने के बजाय उनके ठंडे ठंडे टुकड़े काटकर पत्तलों पर बेचेंगे। सूखी दोपहर में हाईवे पर चलने वालों को इससे अच्छा क्या मिलेगा? अगले ही दिन राम और चंदन ने हाईवे के किनारे एक पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान लगाई। लाली ने मिट्टी के घड़े में पानी भरकर तरबूजों को ठंडा रखने की व्यवस्था की। पार्वती साफ पत्तलों पर तरबूज के लाल लाल टुकड़े काटती और चंदन राहगीरों को आवाज लगाता। जोर से ते हुए, आइए साहब, शहर की गर्मी भूल जाइए, गरीब किसान के खेत का मीठा ठंडा तरबूज खाइए, सिर्फ 10 रुपये में पूरा पत्तल। तभी एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से शहर के एक बड़े होटल के मैनेजर उतरे। उन्होंने धूप से परेशान होकर एक पत्तल तरबूज खाया। वाह भाई, इतना मीठा और ताज़ा तरबूज मैंने आज तक नहीं खाया।
इसमें कोई केमिकल नहीं है क्या? नहीं साहब, ये सिर्फ सूखी मिट्टी, घर के बचे पानी और बच्चों की मेहनत का फल है। मुझे अपने होटल में रोज 50 तरबूज चाहिए। क्या तुम सीधे मेरे होटल में सप्लाई कर सकते हो? मैं तुम्हें बाजार से दुगना दाम दूंगा। धनीराम और चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। महीने का आखिरी दिन आया। जमींदार भैरव सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ धनीराम की झोपड़ी पर पहुंचा, ये सोचकर कि आज वह जमीन हड़प लेगा। जमींदार: हाँ भाई धनीराम, महीना खत्म, निकालो मेरे 5,000 रुपए या छोड़ो इस जमीन का मोह। धनीराम अंदर गया और नोटों की एक कड़कती हुई गड्डी जमींदार के हाथ पर रख दी। गड्डी में पूरे 7,000 रुपए। जमींदार साहब, ये रहे आपके 5,000 रुपए कर्ज के, और ये ऊपर के 2,000 रुपए मेरी तरफ से एडवांस, ताकि आगे से आप मेरी जमीन पर कभी बुरी नजर न डालें। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने चुपचाप पैसे जेब में डाले और बिना कुछ बोले वहां से खिसक गया। उस रात धनीराम के परिवार ने फिर से वही चने और प्याज खाए, लेकिन आज उनकी झोपड़ी में अंधेरा नहीं था। उनके चेहरे पर कामयाबी की चमक थी। लाली देखा भैया, मैंने कहा था ना कि हमारी जमीन रेगिस्तान नहीं है। हाँ बाबा, तू तो हमारी जमीन की वैज्ञानिक बन गई है। और तुम दोनों इस घर के सबसे बड़े वीआईपी हो, माधव भाई धनीराम। चलो आज रात खुलकर बातें करते हैं कि अगले साल कौन सी फसल उगानी है। सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। बिना किसी जादू के, सिर्फ अपनी बातचीत, एकता और सूझबूझ से इस गरीब किसान के परिवार ने अपनी किस्मत खुद बदल दी थी।